हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की वीडियो है, इसमें हम समझेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है फर्म का, तो होता क्या है कि वहाँ पर आपको बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। जैसे मैंने गुडविल की वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है, गुडविल की एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। लेकिन अब जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि कोई भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है जब फर्म का, तो वहाँ पर आपको अपने एसेट्स और लायबिलिटी का भी आपको रीवैल्यूएशन करना पड़ता है। रीवैल्यूएशन का मतलब उसकी नई वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो इस टॉपिक का बेसिकली नाम जो है वो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। सो जब भी कोई पार्टनर नया एडमिट होता है या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल जाती है या फिर रिटायरमेंट होता है या डेथ होता है, कुछ भी होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे तरीके से हो सकता है। तो ये हर एक केस में हो सकता है। जैसे कि आपका पार्टनर या तो एडमिट हो रहा है या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मेन वैसे वीडियो ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए ही है, लेकिन ये हर जगह कॉन्सेप्ट लगेगा। एडमिशन हो रहा है तब भी ये कॉन्सेप्ट लगेगा, पार्टनर का कॉन्सेप्ट ये वाला लगेगा। रिटायरमेंट हो रहा है किसी का या फिर डेथ होता है, तो जब भी पार्टनर कोई रिटायर हो रहा है या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल रही है या फिर किसी पार्टनर का नया एडमिशन हो रहा है, तो हमें वहाँ पर क्या करना होता है, हमें दोबारा से चेक करना पड़ता है कि एसेट्स की वैल्यू कितनी हो चुकी है। लायबिलिटी को दोबारा असेसमेंट दोबारा करनी पड़ती है कि लायबिलिटी अब कितनी नई आ गई है या कितनी रह गई है पे करना। लायबिलिटी में क्या चेंज हुआ, एसेट्स में क्या चेंज हुआ, उसको निकालने के लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है। उसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब कि हम क्या करने वाले हैं, हम ये चेक करने वाले हैं कि जो भी एसेट्स इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, और ऐसे ही लायबिलिटी भी या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। क्योंकि हम जब चेक करेंगे कि एसेट्स रीवैल्यूएशन जब हम करेंगे एसेट्स का, तो हमें समझ में आ जाएगा कि एसेट्स बढ़ा है या घटा है। ऐसे ही लायबिलिटी कौन सी बढ़ी कौन सी घटी, वो एक्चुअल में बढ़ना घटना दिखाने के लिए हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है कि एसेट्स लायबिलिटी कितनी बढ़ी कितनी घटी, उसमें ये चेक करने के लिए। और वो दिखाते हैं हमें एक अकाउंट बना के कि एसेट कितना बढ़ा, लायबिलिटी कितनी बढ़ी, एसेट कितना घटा, लायबिलिटी कितनी घटी, उसको हम यहाँ पर दिखाते हैं। और इसका पर्पस क्या होता है, देखो हम नहीं चाहते, अगर फ्यूचर में हम नहीं चाहते कि किसी पार्टनर को कोई सेक्रीफाइस हो, किसी को नुकसान हो। क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर में जैसे कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल जाएगी तब भी क्या होगा, किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और किसी को गेन करना पड़ेगा। ऐसे ही इसमें भी होता है, ऐसे ही इसमें भी होता है। हम नहीं चाहते किसी पार्टनर को फ्यूचर में सेक्रीफाइस करना पड़े या गेन करना पड़े। क्योंकि अगर आपने ये एडजस्टमेंट इंक्रीज डिक्रीज वाली अभी नहीं करी, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे नहीं करी, तो क्या होगा, फ्यूचर में वो इंक्रीज डिक्रीज वाला किसी को उसको फ़ायदा दे देगा, किसी को गेन कर देगा। ये प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि फ्यूचर में रेशो बदलने वाली है। और जब रेशो बदल जाएगी तो क्या होगा, किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, किसी को गेन करना पड़ेगा। और वो सेक्रीफाइस और गेन फ्यूचर में ना करना पड़े। जैसे कि सपोज करो आपने रीवैल्यूएशन ये इंक्रीज डिक्रीज की वजह से पार्टनर को या तो गेन होगा या लॉस होगा, नेट या तो गेन होगा या तो लॉस होगा। वो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट से बनाओगे कि ये एसेट रीवैल्यूएशन करके, लायबिलिटी रीवैल्यूएशन करके कि एक्चुअल में नेट मुझे गेन हुआ या लॉस हुआ। वो नेट और गेन और लॉस फ्यूचर में नई रेशो में बटेगा और किसी को फिर सेक्रीफाइस हो जाएगा, किसी को गेन हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते किसी को सेक्रीफाइस और गेन हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके एसेट 1 लाख के थे, लेकिन जब हमने रीवैल्यूएशन करा तो उसकी जो नई वैल्यू आई एसेट की वो कितनी होगी, 2 लाख हो चुकी है। तो इसका मतलब आपको 1 लाख रुपए का गेन अभी आपको दिख रहा है। लेकिन अगर आपने ये 1 लाख रुपए अभी नहीं बांटा, जैसे ये पुराने पार्टनर के लिए था, ओल्ड पार्टनर को ये बेसिकली ओल्ड पार्टनर के एसेट थे, तो उन्होंने निकाला कि मुझे 1 लाख का भी गेन होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर ये 1 लाख रुपए का जो गेन हुआ
ये अगर ओल्ड पार्टनर ने अभी नहीं बांटा तो फ्यूचर में नई रेशो में बटेगा, और नई रेशो में क्या होगा, सैक्रिफाइस भी करना पड़ सकता है, इसको गेन भी करना पड़ सकता है। सपोज करो ए और बी की रेशो 3:2 है, लेकिन अभी नया पार्टनर आने वाला है सी, उसकी वजह से रेशो होने वाले 3:2 आपका 3:1 या 3:3। तो उसकी वजह से क्या होगा, अब ए और बी सी आ गए। तो पहले अगर इस रेशो में बट रहा था, अगर फ्यूचर में इस रेशो में बढ़ेगा तो किसी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, किसी को गेन करना पड़ेगा। यानी कि 1,00,000 रुपये जो ओल्ड पार्टनर के है, 1,00,000 रुपये जो ओल्ड पार्टनर को मिलना था, उसका शेयर सी भी ले जाएगा। हम नहीं ये चाहते ये हो, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको आज ही ओल्ड रेशो में बांट देंगे ओल्ड पार्टनर को, जिसकी वजह से फ्यूचर में किसी को सैक्रिफाइस ना करना पड़े, ना गेन करना पड़े। तो दैट इज, हम इसके लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। अब देखते हैं वो कैसे बनेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह से बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरह से होता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट बेसिकली एक नॉमिनल अकाउंट है, तो उसी के जैसा है ये। ठीक है, तो इसमें जो डेबिट होगा वो होगा कि बेसिकली हमारा नुकसान क्या हुआ फर्म को, जो फर्म को बेसिकली फर्म के हिसाब से देख रहे हैं। डेबिट का मतलब आप समझ लो खर्चे, क्रेडिट का मतलब समझ लो इनकम। तो अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो तो डेबिट, यहाँ पर डेबिट में क्या लिखोगे, जो भी फर्म को नुकसान हो रहा है। नुकसान मतलब जैसे कि कोई भी एसेट अगर घट गया तो फर्म के लिए फ़ायदा नहीं है, बेकार चीज़ है, नुकसान है। तो अगर एसेट घट रहा है, जितने से घटा, तो मैं यहाँ लिख दूंगा टू एसेट अकाउंट, उसका नाम आ जाएगा इंडिविजुअली उसका नाम। जैसे स्टॉक घटा तो टू स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर घटा तो टू फर्नीचर अकाउंट। ऐसी लाइबिलिटी अगर बढ़ गई वो भी फर्म के लिए नुकसान है, बिकॉज लाइबिलिटी पे करनी पड़ती है। तो कितने से लाइबिलिटी बढ़ी है, टू लाइबिलिटी, उसका नाम आ जाएगा टू क्रेडिटर अकाउंट, जो भी लाइबिलिटी का नाम है। कोई लाइबिलिटी नहीं आ गई, जैसे कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, कोई लाइबिलिटी लिखनी थी बुक्स ऑफ अकाउंट में, आपने लिखी नहीं है, वो भी नुकसान है। लाइबिलिटी का भी नुकसान होता है, तो इसलिए वो भी यहाँ पर आएगा टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अकाउंट। कोई फर्म ने पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे दी है, तो जब भी फर्म पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे रही है, रेम्यूनरेशन मतलब कोई जैसे कि पार्टनर ने कोई सर्विस, मतलब रेवोल्यूशन करने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए पार्टनर ने काम किया, और पार्टनर ने पूरा सर्विस के लिए आपको कह रहा है कि मुझे कुछ सैलरी दो, रेम्यूनरेशन दो, तो फिर वो रेवोल्यूशन अकाउंट से ही दूंगा। तो रेवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डाल दूंगा। कोई अगर जैसे किसी पार्टनर ने सर्विस दी है हमें ये रेवोल्यूशन के लिए, तो उस पार्टनर कैपिटल अकाउंट को उसमें डाल दूंगा पैसे। लेकिन कहाँ से लेके डालूंगा, रेवोल्यूशन अकाउंट। और रेवोल्यूशन अकाउंट जब भी पैसे लेते हैं तो डेबिट करते हैं। मान लो कि वो खर्चा पार्टनर ने नहीं किया, फर्म ने किया है, तो रेवोल्यूशन अकाउंट से अगर कोई भी खर्चा, कोई भी मान लो मैं खर्चा कर रहा हूँ, कोई ऐसी सर्विस जो पार्टनर ने दी है, खर्चा फर्म कर रही है, तो रेवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट फिर दोबारा से करोगे, क्योंकि खर्चा है, टू कैश या बैंक अकाउंट। तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर इधर क्या लिखते हैं, इधर हम लिखते हैं फर्म को फ़ायदा क्या क्या हुआ। एसेट बढ़ा तो फ़ायदा होता है, तो टू एसेट्स अकाउंट, यानी कि कोई भी एसेट का नाम आ गया जितने से बढ़ा। लाइबिलिटी घटी, ये भी फ़ायदा है, बिकॉज लाइबिलिटी कम पे करनी पड़ेगी, तो बाय लाइबिलिटीज अकाउंट, कोई भी लाइबिलिटी का नाम आ जाएगा। एसेट कोई निकलना रह गया था, तो अगर कोई नया एसेट लिख रहा हो तो वो फ़ायदा है, क्योंकि एसेट फ़ायदा होता है बाय अनरिकॉर्डेड एसेट। अब अगर क्रेडिट साइड बड़ी आ गई डेबिट से, तो मुझे इधर गेन हो जाएगा, तो यहाँ लिखूंगा टू गेन। गेन क्यों लिखते हैं, बेसिकली जब भी एसेट और लाइबिलिटी से फ़ायदा होता है ना, उसको गेन बोलते हैं। टू गेन या ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन रेवोल्यूशन ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अगर फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट। और अगर डेबिट साइड बड़ी आ गई है तो फिर खर्चे वाली बड़ी आ गई तो लॉस हुआ, तो बाय लॉस ऑन रेवोल्यूशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। इस तरीके से फॉर्मेट होता है रेवोल्यूशन अकाउंट का। अब हम क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रेवोल्यूशन अकाउंट। चलिए अब करते हैं इलस्ट्रेशन 20, बड़ी बेहतरीन इलस्ट्रेशन है। यहाँ से समझते हैं कि रेवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनता है। देखो, इसमें कह रहा है कि अनिल, मानवी, पायल एक पार्टनर है, फॉर प्रॉफिट शेयर रेशो बांट रहे हैं 5:3:2 में। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में अगर ध्यान से देखोगे तो जनरल रिजर्व भी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी है, और वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट और लॉसेज 2:1 में बांटना है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। तो यानी कि ये चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशो क्वेश्चन है। प्रॉफिट शेयर रेशो बदल रही है, और अगर प्रॉफिट शेयर रेशो बदल रही है तो इसका मतलब है कि मुझे आज रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा एसेट्स, और रीअसेसमेंट करना पड़ेगा लायबिलिटी का।
ताकि जो फ्यूचर में फ़ायदा किसी को ज़्यादा ना हो जाए, किसी को गेन ना हो जाए, क्योंकि रेशियो बदल रही है तो किसी को सेक्रीफाइस गेन करना पड़ेगा। तो उसको आज ही मैं पुराने पार्टनर में वो गेन या लॉस जो भी होगा रिवोल्यूशन से वो बांट दूंगा, जिससे फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। तो देखो ये आपके सामने आ गई एडजस्टमेंट सारी। तो यहाँ कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग सबसे पहले एप्रिशिएट हुई 10%। एप्रिशिएट का मतलब बढ़ी है, और लैंड एंड बिल्डिंग 2,60,000 के ऊपर दे रखी है, तो 2,60,000 का 10% बढ़ी है, यानी कि 26,000। और हमने अभी क्या समझा है कि जब भी कोई एसेट, पहले देखो ये फॉर्मेट बना लिया, जब भी कोई एसेट बढ़ता है तो कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे बाय उस एसेट का नाम आ जाएगा, क्योंकि ये फ़ायदा है। तो इसका मतलब मैं यहाँ लिखूँगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, और जितने से बढ़ी है वो लिखूँगा मैं, 26,000 से बढ़ी है तो वो लिख दिया। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हमारी क्या कह रहा है, मशीनरी भी रिड्यूस बाय 15%। बाय आ गया तो इसका मतलब चेंज वैल्यू है, 15% से घटी है इस बार। तो मशीनरी की वैल्यू 3.5 लाख है, उसका 15% निकालोगे तो 52,500 आता है। तो अब ये कहाँ पर आएगा, ये भी मैंने आपको दिखाया था अभी। जब भी एसेट घटता है तो डेबिट साइड पे लिखिएगा, क्योंकि ये नुकसान है मेरे लिए। तो यहाँ लिखूँगा मशीनरी टू मशीनरी अकाउंट, जो भी एसेट का नाम है उस नाम से आएगा, टू मशीनरी अकाउंट 52,500 से। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट देखते हैं हमारी क्या कह रहा है, स्टॉक भी इंक्रीज टू 1 लाख रुपए। स्टॉक 1 लाख, टू वर्ड आ गया ना, इसका मतलब होता है कि ये नई वैल्यू है, टू के बाद नई वैल्यू होती है। यानी कि स्टॉक था 90,000 का, अब 1 लाख का हो चुका है, बढ़ा नहीं 1 लाख से, 1 लाख का हो चुका है। तो बढ़ा कितना है हमें वो देखना है, बढ़ा या घटा कितना है। 90,000 का पहले था, अब 1 लाख का हो चुका है, तो 10,000 से बढ़ा है ना। तो अगर बढ़ा है तो कहाँ लिखते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था, जब भी एसेट कोई बढ़ता है तो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, नाम आ जाएगा यहाँ पर बाय स्टॉक अकाउंट 10,000 से, जितने से बढ़ा है। समझ आ रही बात। आगे देखो क्या कह रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रेडिटेड एट 5% ऑफ सन्ड्री डेटर। तो प्रोविजन लाइबिलिटी होती है, सन्ड्री डेटर ये दे रखा है 1 लाख, 1 लाख का 5% यानी कि 5,000 पे एक प्रोविज़न बनाना है, और प्रोविज़न लाइबिलिटी होती है। तो इसलिए लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो कहाँ पर आती है लाइबिलिटी, ये देखिए ये लाइबिलिटी, या कोई अनरिकॉर्डेड हो चाहे नहीं आ रही है, चाहे पुरानी बढ़ रही है, डेबिट करते हैं क्योंकि नुकसान है मेरे लिए। तो यहाँ लिखूँगा टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, ठीक है, 5,000। क्लियर हो रही बात। आगे देखो क्या कह रहा है, क्रेडिटर ऑफ 5,000 पे इज नॉट टू क्लेम द ड्यूज, हैंस इट इज टू बी रिटर्न बैक। 5,000 रुपये का क्रेडिटर ऐसे है जो कि क्लेम नहीं मांगने वाले। जो सन्ड्री क्रेडिटर 50,000 के थे उसमें से कह रहा है कि 5,000 के ऐसे क्रेडिटर है जो कि मांगने नहीं वाले पैसा, तो उसको हटा दो, उसमें से हटा दो, 50,000 में से उस 5,000 को माइनस कर दो, क्योंकि वो क्लेम नहीं मांगने वाले। तो अगर लायबिलिटी कम करनी है तो कहाँ लिखते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था, लायबिलिटी कम करनी है तो फ़ायदा होता है, तो बाय साइड पे लिखूँगा। क्रेडिटर कम करने हैं, लायबिलिटी कौन सी है, क्रेडिटर, तो यहाँ लिखूँगा बाय क्रेडिटर अकाउंट्स, क्रेडिटर्स अकाउंट 5,000 के क्रेडिटर नहीं पैसा मांगने वाले। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। जो कह रहा है कि एक क्लेम हुआ, एक क्लेम मांग रहे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम मांग रहे 10,000। देखिए जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनता है ये किसके लिए बनता है, जैसे वर्कर काम कर रहे हैं तो उसको काम करते हुए कोई हादसा हो गया तो वो मुआवजा उसको देने के लिए रिजर्व बनाते हैं, कंपनसेशन देने के लिए, ताकि भाई मान लो फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई हादसा हो गया तो हम आपको क्लेम दे देंगे, मतलब आपको उस रिजर्व बना दिया तो उस रिजर्व से उसको क्लेम दे देंगे। मान लो क्लेम मांगा उन्होंने, वो कह रहा है 10,000 रुपये का क्लेम मांगा कि हादसा हो गया होगा फैक्ट्री के अंदर, अब वो कह रहे हैं कि मुझे 10,000 रुपये कंपनसेशन दो,
और उसी कंपनसेशन देने के लिए मैंने रिजर्व बना के रखा हुआ था पहले से 30,000 रुपये। तो वो 30,000 में से 10,000 रुपये तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को दे दूंगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना दे दूंगा, यहाँ से दे दूंगा 30,000 में से 10,000 को। इसका रिवोल्यूशन अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, जब तक कि अगर वो क्लेम बहुत ज़्यादा ना मांग ले। अगर वो क्लेम मान लो मांगता 40,000 और मेरे पास सिर्फ देने के लिए 30,000 का रिजर्व बनाया होता, तो 10,000 रुपये मैं रिवोल्यूशन अकाउंट से लेता। बट अभी इसका कोई भी रिवोल्यूशन अकाउंट से मतलब नहीं है, तो उसका कुछ नहीं करना हमने। समझ आ रही बात? यहाँ देखो भाई, यहाँ पर एन एक्सपेंस ऑफ 2,000 रुपये वर पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड फ्रॉम चार्टेड इंजीनियर। मैंने क्या बताया था आपको कि रिवोल्यूशन अकाउंट से जो भी गेन, मतलब जो भी आपका खर्चे वगैरह होते हैं, उसके लिए कई बार पार्टनर कह देता है कि मैं करूँगा, तो पार्टनर को हम रेम्युनरेशन दे देते हैं, या फिर फर्म खुद से पे करती है। मतलब पार्टनर सर्विस देता है लेकिन पैसा अगर फर्म पे करती है तो यहाँ पर वो भी रिवोल्यूशन अकाउंट में आता है। ये वैल्यू रीवैल्यू करने के लिए जो सर्विसेज मैंने ली उसका खर्चा भी तो करना पड़ता है, वो भी रिवोल्यूशन अकाउंट से करते हैं। तो वो वही कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दोबारा निकालने के लिए मैंने इंजीनियर को बुलाया था, सर्टिफाइड इंजीनियर को। उसके लिए फर्म ने 2,000 रुपये पे कर दिए। तो अगर फर्म कोई भी पैसा पे कर रही है, कोई रीवैल्यूएशन के लिए कोई भी पैसा पे कर रही है, खर्चा कर रही है 2,000 रुपये का, कि लैंड एंड बिल्डिंग को वैल्यू निकालने के लिए 2,000 रुपये खर्चा पे किया इंजीनियर को देने के लिए, तो वो भी रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर आएगा। और खर्चा पे किया तो डेबिट साइड से करते हैं, खर्चा डेबिट साइड से होता है। तो यहाँ लिखूंगा टू कैश या बैंक अकाउंट, सिंपल। आप टू कैश अकाउंट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक अकाउंट लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 2,000 ये आपका आया। इसको अब मैं यहाँ से निकालूंगा कि मुझे अब नेट प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। समझ आ रही बात? अब मुझे निकालना पड़ेगा, तो बड़ी साइड देखनी पड़ेगी कौन सी आ रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बड़ी साइड ये आ रही है, ध्यान से देखो 52,000 है यहाँ पर 26 आ रहे सिर्फ। तो बड़ी साइड ये आ रही है, तो इसका टोटल पहले करो। जो सी पहले बड़ी साइड आ रही है उसका टोटल पहले करते हैं। तो इसका टोटल कितना आ रहा है 59,500। यही टोटल यहाँ आना चाहिए। तो 59,500 में से 41,000 गए, कितना आता है 18,500। तो 18,500 का ये क्या हुआ, लॉस हुआ। यहाँ लिखते हैं फिर बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। अब वो पार्टनर के नाम आ जाएंगे, किन किन कौन से पार्टनर को ट्रांसफर होता है, जो पुराने पार्टनर है, क्योंकि ये एसेट और लायबिलिटी किन की थी, ये बेसिकली नई रेशो बदलने से पहले का ये सारा खेल करना है। पुराने पार्टनर को बेसिकली बांटना है, क्योंकि पुराने पार्टनर की रेशो बदलने वाली है और हम नहीं चाहते कि रेशो बदलेगी जो, तो बाद में किसी को सेक्रीफाइस या किसी को गेन करके ये बाद में ना बांटूँ, क्योंकि बाद में बांटूंगा तो किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बाद में तो गेन भी करना पड़ेगा, क्योंकि रेशो बदल जाती है। तो इसलिए हम पुरानी रेशो में ही बांट देंगे और पुराने पार्टनर को ही बांट देंगे। ये तो क्वेश्चन चाहे चेंज इन प्रोविडेंशियल रेशो का है, लेकिन आपको हर बार यही करना है, चाहे एडमिशन भी हो रहा हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, आपको हर बार यही करना है, पुराने पार्टनर को पुरानी रेशो में बांटना है, ठीक है। क्योंकि नया पार्टनर का कोई मतलब नहीं है, इसको बाद में नहीं बांट रहे, हम नई रेशो बदलने से पहले बांट रहे हैं, तो पुरानी रेशो से ही बांटेंगे और पुराने पार्टनर को ही बांट रहे हैं, बिकॉज जब तक कि नया पार्टनर कोई नहीं आ रहा उससे पहले सारा काम कर रही है, क्योंकि फ्यूचर में किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो 532 में बांटेंगे अनिल, मानवी, पायल को। तो यहाँ लिखेंगे अनिल, मानवी और पायल, उसको 532 में बांटना है। तो कितना कितना आ रहा है, तो आप जब करोगे निकालोगे तो भी आएगा 9250 5550, ठीक है, 3700 ये आ जाएगा। तो ऐसे बनता है रिवोल्यूशन अकाउंट। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं और भी वीडियोस बनाऊँ इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करना, हम और समझेंगे। बाकी अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।